कोई माने या न माने, लगता यूं है कि तारीख खुद को दोहरा रही है, या हम तारीख के उस मोड़ पर वापस आन खड़े हुए हैं जहां आज से चंद साल कबल थे। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि मामला अब सिर्फ मुआशी बदहाली तक महदूद नहीं रहे, मुआशरा अखलाकी जवाल का शिकार होता जा रहा है। अब फिरकावारियत की बू भी बढ़ती चली जा रही है। मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसने लोगों के मिजाज में मजीद कड़वाहट पैदा कर दी है, जिससे लगता यूं है कि हालात खराबी की जानब जा रहे हैं और इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं, कोई ड्राइवर नहीं। ये वो गाड़ी है जो खुद बहुत चल रही है, लोगों का कोई पुरसार हाल नहीं। जो 2 साल पहले ये दावे करके आए थे कि 90 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे, वो 2 साल बाद भी कौम को सिर्फ अपनी परेशानियां बयान कर रहे हैं। उनके पास मसाइल का अंबार है, मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हल कोई नजर नहीं आता। तो सवाल यह कि हल किसके पास है? वो जो तब्दीली का नारा लगा के आए थे, अगर हल उनके पास भी नहीं, और जो उससे पहले कई साल इख्तिदार में रहे, हल उनके पास भी नहीं था, तो फिर हल किसके पास है? हर गुजरते लम्हे के साथ साथ मायूसी बढ़ रही है और यूं लग रहा है इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है। खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल अनारकी की तरफ जा सकती है, क्योंकि सियासी क़यादत जो लोगों को लीड करती है, लोगों को गाइड करती है, लोगों को मोटिवेट करती है, उस सियासी क़यादत की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो वो अवाम के मसाइल पर तो जो क्या देंगे? इस सूरत हाल का फायदा दुश्मन कुव्वतें उठा रही हैं, पाकिस्तान के बदखा सूरत हाल को खराब करने में लगे हुए हैं और हमारी जड़ें काट रहे हैं। जिस तरह लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, लोगों में गम और गुस्सा और नफरत बढ़ रही है और ये लावा किसी भी वक्त फट सकता है। और यही लम्हा फिक्रिया है कि इस सूरत हाल को कौन ठीक करेगा। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के दावे तो जरूर किए जाते हैं, मगर हकायक ये कहते हैं कि मईशत अब भी गर्दाब में फंसी हुई है। रही सही कसर एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट ने पूरी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इस साल तो मनफी रहेगी, लेकिन अगले साल बहुत मेहनत के बाद, बहुत से काम करने के बाद, बहुत सी शराइत मानने के बाद बमुश्किल 2% तक जा सकती है, अगर कोई बड़ा हादसा सारा न हुआ और कोरोना दोबारा वापस न आया। तो एशियाई तरक्याती प्रोग्राम के मुताबिक वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली 2020 और 21 में 2% रहने का इम्कान है, जो कोरोना वायरस का फैलाव कम होने और आलमी मालियाती फंड यानी IMF के तहत इदारा जाती इस्लाहात पर मुनसर है। यानी IMF हमें जो कहेगा हम वो करेंगे, तो फिर 2% तरक्की हो सकती है। तो ये माशी मंजरनामा वबा के जोर, दुरानिये और रोकथाम के इकदाम के तसलसल और तरसीलात जर में यानी रेमिटेंस में तोक्को से जायद कमी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल की रोशनी में गैर मामूली खतरात के ताबे है। एशियाई तरक्की बैंक ने जो रिपोर्ट दी है पूरे साउथ एशिया के ममालिक के हवाले से, उसमें साउथ एशिया के ममालिक के हवाले से कहा गया है कि उनकी ग्रोथ रेट इस वक्त तो 4.9 है, जो अगले साल बढ़ के 7.1% होगी। लेकिन पाकिस्तान की ग्रोथ रेट उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। मुमकिन तौर पर यह कहा गया कि ग्रोथ रेट 2% रहेगी। दूसरी तरफ यही इदारा चीन की ग्रोथ रेट को बढ़ा रहा है। वो कहते हैं जी चीन की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। भारत की ग्रोथ रेट जो 6.5% से भी कम हो गई है, वो भी बढ़ने की पेशेनगोई की गई है। तो माली साल 2021 के लिए पाकिस्तान की शरह नमू यानी 2% होगी। उसका इन्हिसार भी इस बात पर है कि 2020 के इख्तिताम तक कोविड वापस न लौट आए, कोरोना वापस न आ जाए। और अगर कोरोना वापस नहीं आया और आलमी सूरत हाल बेहतर होगी, दुनिया के दीगर ममालिक की मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया, तो हमारी मईशत का पहिया भी चलना शुरू हो जाएगा। अब ये IMF की एक्सटेंडेड फंड फिजिबिलिटी प्रोग्राम के तहत मुआशी नाहवारी को मुतवाज़न रखने के लिए इदारा जाती इस्लाहात पर भी इसका निसार है। इसके अलावा महंगाई की शरह, महंगाई के लिए हवाले से भी कहा गया कि महंगाई की शरह अगर हमारा ग्रोथ रेट ऊपर गया तो महंगाई किसी हद तक कम होगी, लेकिन फिर भी वो हाई है, 7.5% से कहा गया। तो ये माशी इंडिकेटर है जो कि ये जाहिर कर रहे हैं कि
अगले साल भी सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। अब सवाल यह कि सूरत हाल में वो ताकतें, वो कुव्वतें कहाँ है? जो ग्रोथ रेट जब 5 या 8% था तो मईशत की बर्बादी और तबाही के हवाले से फिक्रमंद नजर आती थी। आज तो ना सिर्फ मईशत बल्कि दाखिली हालात, उन पर किसी की तवज्जो ही नहीं है, वो खास से खराब हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान के दाखिली हालात के बारे में अगर ये कहा जाए कि जो वॉर ऑन टेरर के दौरान हमें ये फील होता था कि पाकिस्तान में दुश्मन कुव्वतें बरसरे पेकार हैं और पाकिस्तान की जड़ें काट रही हैं, सी पैक को रोकने की कोशिश कर रही, तो अब सी पैक तो वैसे भी शायद लोगों का वो प्रायोरिटी नहीं रही। लेकिन उसके अलावा जो लम्हा फिक्रिया वो ये है कि जो लोगों के अंदर एंगर बढ़ रहा है, जो लोगों के अंदर मायूसी बढ़ रही है, इसको कौन देखेगा और इसे कैसे इसको ओवरकम करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिन्होंने ये सब कुछ करना था वो तो हमें अब भी रो के दिखा रहे और कह रहे जी कि 70 साल का गन 2 सालों में साफ नहीं हो सकता, तो अगले 2-3 साल तक भी वो यही कहते रहेंगे। शुगर मिल केस में नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन को बेटे समेत तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन को FIA ने तलब किया है, जिस पर जहांगीर तरीन खास से गुस्से में नजर आते हैं। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन चीनी स्कैंडल रिपोर्ट में नाम सामने आने पर लंदन चले गए थे और अब भी वहीं मुकीम है। जहांगीर तरीन के बयान के मुताबिक उन्हें कई साल पुरानी ट्रांजैक्शन के सिलसिले में तलब किया गया है, जिसका चीनी स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब की जानिब से, यानी नैब की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है CIT, उन्होंने जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को FIA के लाहौर दफ्तर में तलब किया है, जबकि उनके बेटे अली तरीन को भी उससे अगले रोज 20 सितंबर को तलब किया है। FIA ज़राए ने बताया है कि जहांगीर तरीन से JKT फार्मिंग के असास से खरीदने के हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं और उनको जारी नोटिस में तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में पेश हो। ज़राए कहते हैं कि जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से जायद के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। तहकीकाती टीम जहांगीर तरीन के खिलाफ 4 बड़े इल्जामात की तहकीकात कर रही है। इन पर ये इल्जामात शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। जहांगीर तरीन को तमाम जरूरी दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। जहांगीर तरीन नोटिस के मुताबिक पेश ना हुए तो ये समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जुमे को जहांगीर तरीन के बेटे अली खान तरीन को भी तलब किया है। तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन से JDW के जरिए अपने ही खानदान की मलकियत कंपनी के असास से खरीदने की तफसीलात भी मांगी है। इस इल्जाम के हवाले से शुगर कमीशन रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि जहांगीर तरीन की कंपनी ने 3 अरब 10 करोड़ रुपए का कारपोरेट फ्रॉड किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपनी कंपनी की कीमत बढ़ा चढ़ा कर लगाई और फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी से इसकी अदायगी कराई, यानी शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाया गया। जहांगीर तरीन से JWD की एक गैर फाल कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड में 3 अरब 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के हवाले से भी तफसीलात तलब की गई है। जहांगीर तरीन से अपने मुलाजिम के जरिए एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से 2.5 अरब रुपए कैश निकलवाने से मुतल्लक वजाहत मांगी गई है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन से JWD की धरकी शुगर मिल की 7 अरब रुपए मुंतकली की तफसीलात फराहम करने के लिए भी कहा गया है। डबल मुबारक हो अपोजिशन को कि वो एक मरतबा अपोजिशन फिर सुरखरू हुई और कामयाब हुई, झंडे लहराती हुई वॉकआउट करके गई। ये चौधरी सरवर जब गवर्नर साहब थे तो वो सेनेटर बने थे, तो उस वक्त अगर ये कुछ कर लेते तो चेयरमैन सेनेट के मामला ना दरपेश होता। चेयरमैन सेनेट पे अगर वो जो बकौल परवेज़ रशीद 14-15 बंदों ने छुरा घोंपा था उनका कर लेते तो आज ये काबिले एहतराम जो 26 या 36 या 10 लोग हैं वो तशरीफ़ ले आते। तो बात यह है कि ये हमें तो बताया गया था कि ये फैटफ का एक है रिक्वायरमेंट, फैटफ की फॉर्मेलिटी है या फैटफ की मजबूरी है या फैटफ की ये एक रिक्वायरमेंट है। और अगर ये फैटफ की नहीं है तो फिर तो आज इस अपोजिशन को मेरा ख्याल है रिज़ाइन करके घर चला जाना चाहिए। इस अपोजिशन क्या होती है? शैडो गवर्नमेंट होती है। सबसे बड़ा इनको खतरा क्या है?
यानी आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमारे खिलाफ बिल यूज़ होगा और हमारी मनी लॉन्ड्रिंग पे होगा। जो आज इमरान खान साहब ने कहा मे फेयर फ्लैट और वो जो साइकिलों का कारोबार और मर्सिडीज़ का शोरूम और गवाल मंडी वाले, सारी बातें मान ली जाएं तो अब ये फिर इसका मतलब है कि ये बेबस हैं बेचारे। अगर ये बेबस हैं बेचारे तो ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ तकरीरें, भाषण, तकरीरों पे तकरीरें, तकरीरों पे तकरीरें, तकरीरों पे तकरीरें अगर आप नहीं कर रहे। लेकिन भट्टी साहब, ऑपोजिशन तो मेजॉरिटी में होकर भी माइनॉरिटी में है, तो वो तो बड़ी बेबस ऑपोजिशन आई आपकी दफा, तो जो भी रीजंस है। हाँ, मैं अब मैं क्या करूं? कोई ग्लूकोज है कि बोतल है तो मैं जाके, मुझे अगर आप फरमा दें तो मैं लगा देता हूं उनको। कोई बंदे अगर पहुंच, देखिए, अपोजिशन को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, अपोजिशन को आजादी की जरूरत है। जब खेल का मैदान ही नहीं है तो खिलाड़ी खेल क्या खाक दिखाएगा? जब तक अंपायर मैदान में नहीं उतरेंगे तो खेल शुरू नहीं होगा। तो इस वक्त सूरत-ए-हाल यही है, अपोजिशन को ना खेल का मैदान मुयस्सर है, लेकिन ना अंपायर मैदान में उतरने का इशारा दे रहे हैं। तो पंजाबी का एक मुहावरा है कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। अपोजिशन के बकौल उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही, तो क्या वो तकरीर भी ना करें, भाषण भी ना दें, दिल के फफोले भी ना फोड़ें? क्योंकि मालूम तो सबको अच्छी तरह है, और खासकर अपोजिशन को ये बात अच्छी तरह मालूम है और इस बात का उन्हें एहसास है कि तहरीक चलाने का वक्त नहीं और इन हाउस तब्दीली के हालात नहीं। तो जितनी अपोजिशन मरी मरी नजर आती है, अवाम का तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। तो महज ग्लूकोज से कुछ नहीं होगा। अब हुकूमत के हमायती मीडिया का ये इस्तेहकाक है, ये हक है उन लोगों का कि वो खुशियां मनाएं, बढ़के मारें। क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले कहा जा रहा था कि जी का जाना ठहर गया और हुकूमत शायद इतनी मजबूर नहीं है कि इन हाउस खुद को सस्टेन कर पाए। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है, इसने हुकूमत को स्ट्रेंथन तो किया है और बहुत से लोगों के नजदीक अपोजिशन नाकाम हो गई है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए भी होता है। तो बहुत से लोगों को ये बात मालूम हो गई है कि अक्सरियत होने के बावजूद नाकामी इसलिए हो रही है कि मुखालिफ टीम को वॉक ओवर की सहूलत मुयस्सर है। तो खास आप किसी और मुल्क के हुक्मरान हैं या फिर हम किसी और मुल्क में रहते हैं जिन्हें मईशत की कामयाबी हलकोरे लेती हुई नजर नहीं आती, या फिर हुरों वाला इंजेक्शन आम कर दिया जाए ताकि सबको मईशत तरक्की करती हुई नजर आए। देखिए, ये सवाल तो बनता है कि जब ग्रोथ रेट 5.8% था या 5.6% था, उस वक्त पूरे मुल्क से आवाजें उठ रही थी, मईशत खराब है, डूब गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएंगे। आज मईशत नेगेटिव में है तो कौम को बताया जा रहा है कि हम स्टेबल हो गए हैं, यानी मईशत बहरान से निकल गई है। तो ये फार्मूला आम आदमी को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वैसे तो यहां का बाबा आदम ही निराला है कि लोग अपनी नाकामियों को कामयाबियों में बदल देते हैं, क्योंकि इक्तिदार इसी का नाम है। यानी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी, जो साहब ने कह दिया। हाँ, जिस दिन वो साहब नहीं होंगे तो तब आटे दाल का भाव मालूम होगा कि हकीकत क्या है। यानी वो लोग जो आईजी को कान से पकड़कर निकाल देते हैं और शीशियों पे की तारीफें करते हैं, तो फिर इसी से समझ जाए कि कैलिबर क्या है। हुकूमत को तो कोरोना का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हुकूमत को यह कहने का जवाब दे दिया, मौका फराहम कर दिया कि चूंकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की मईशत जो है वो बैठ गई, तो हम क्या है, क्या पिद्दी का शोरबा। तो हमारी मईशत तो पहले ही बैठी हुई थी, तो जो बैठी हुई मईशत थी वो और कितना बैठेगी। और वैसे भी मेरा ईमान ये है कि इससे ज्यादा हमारी मईशत खराब हो नहीं सकती जितनी हो चुकी है। अब इसे हर सूरत में 2-4 आने बढ़ना ही है, क्योंकि जीरो से नीचे तो कुछ होता नहीं है। और अब इस वाक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं सीनियर कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, दानश्वर हैं, जनाब हसन निसार। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच हसन निसार। वो डेविल्स वर्कशॉप होता है, बेरोजगारी है, भूख है, नंग है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है। तो ये हुक्मरान हमारे बहुत सती किस्म के लोग हैं। यूं कर दो तो वूं कर दो, ये यूं वूं से नहीं होगा। ये स्नोबॉलिंग होगी इसकी। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी तौहीन है।
जिसके घर मां है, बहन है, बीवी है, बेटी है, वो लड़ जाता है। तो इससे बियॉन्ड जाके को खुदा के लिए करो। अभी मुझे पता लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दे दी है। ये सॉल्यूशंस हैं। इज दैट योर लेवल? कोई डेप्थ नहीं है अंदर। और सोचो तो सही, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि रब्बुल आलमीन ने सबसे सुपीरियर मखलूक जो बनाई, उसके अंदर गंदगी के दो मराकज रखे, आउटलेट, कैथारसिस। अनएम्प्लॉयड यूथ आपकी गिनी जाती है। अभी रिसेंटली 2000 समथिंग लेक्चरर की एप्लीकेशन थी, वो 5-5.5 लाख एप्लीकेशन कह रहा हूं, वो असामियां थी, एप्लीकेशन थी 5.5 लाख। और तुम रह कहां रहे हो? सो प्लीज दैट इज माई वे, गिव मी अगर मैं कुछ ज्यादा। ये सीसीपीओज और आईजीज के बस की बात नहीं है। ये किसी सीएम के बस की, पीएम की बस की बात नहीं है भाई। मुझे आप मेरी गर्दन दबाओगे और कहोगे आंखें मीना निकालूं मैं? जानवर बना दिया आपने। ना उनको तालीम दी, ना कोई तरबियत दी, ना उनकी ग्रूमिंग की। कब से मैं चीख रहा हूं कि गोली मारो यूनिवर्सिटीज को। प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, इंप्रेशनेबल एज होती है, इंसान इंसान बनता है। जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, मेरे खून से नहीं निकलता वो। कोई एजुकेट करो लोगों का। जानवर भूखे नंगे पता नहीं क्या आएंगे। कभी वैगनों वुगनों के बाद देखो, लोगों के चेहरे देखो, तो आपको इंसान लगते हैं? सब मैन एंड एनिमल्स। बेजान एक्सप्रेशनलेस आंखें, एक्सप्रेशनलेस चेहरे। जून जुलाई में कभी देखो आप, मुंह खुले होते हैं उनके, आसमान को देख रहे होते हैं। ये क्या इंसान बना रहे हो तुम? मैं कह रहा हूं इंसान सादी, इंसान सादी। इन्हें इक्तिसादियात की पड़ी है, इनको पता ही नहीं। इक्तिसादियात के पीछे भी एक खास तरह की अखलाकियात होती है। बहरहाल, अच्छा, ये बड़ा अच्छा और आपने बड़ा बुनियादी नुक्ता हसन निसार साहब आपने उठाया है, जो मैं इसी को आगे थोड़ा सा लेके चलना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जहालत और बेरोजगारी जराइम को जन्म देती है। लेकिन अगर आप तरक्की याफ्ता मालिक को देखें, जहां तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां भी लोग जराइम में इसी तरह मुलव्वस नजर आते हैं जिस तरह अनपढ़ लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। तो जुर्म का ताल्लुक सिर्फ तालीम से नहीं है। दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस नौजवानों की बड़ी तादाद पढ़ी लिखी है। हमने देखा जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर आई थी, तो यूनिवर्सिटियों से लोग पकड़े जा रहे थे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या लोग थे। तो वो भी एक माइंड सेट है। पढ़े लिखे लोग भी जुर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो मसला ये है कि एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बात करना तो बड़ा आसान है कि हम कह दें जी कि देखिए ये लोग कितने यानी जून जुलाई की गर्मियों में मुंह खोल के फिरते हैं। तो जून जुलाई की गर्मियों में जिनके मुंह खुलते हैं वो इसलिए खुलते हैं कि वो बेचारे गर्मी में काम कर रहे होते हैं। तो ये माशी मजबूरी है। जो लोग खून पसीने की कमाई पर यकीन रखते हैं, उनके लिए गर्मी क्या सर्दी क्या, वो बेचारे काम करते रहते हैं। अब जब काम करते हैं गर्मियों में, तो चेहरों पे हवाइयां भी उड़ती हैं, झुंझुनाहट भी नजर आती है। लेकिन जो लोग गर्मियों में काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, वो इसलिए बहाते हैं कि वो हलाल की कमाई पे यकीन रखते हैं। वो जुर्म जराइम से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जितना मजदूर तबका या ताजर पेशा तबका जो दिन भर काम करता है, अगर उन्हें जुर्म करना हो तो बेचारे मेहनत मजदूरी क्यों करें? तो इसका ताल्लुक भी इससे नहीं है कि वो कोई पढ़ा लिखा है या जाहिल है या कुछ और है। मसला सोच का है। अब ये जो सोच है हमारे यहाँ, वो मुआशरे में गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम की वजह से है। बहुत से लोग समझते हैं कि उनका हक बहुत है, उन्हें मिल बहुत कम रहा है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस मुल्क में 200-400 अमीर लोग हैं, सारा कुछ वही खा जाते हैं। जब हम रोज बैठ के ये बातें करेंगे कि फलां लूट के खा गया, फलां लूट के खा गया, फलां लूट के खा गया, तो कौम में लुटेरे ही पैदा होंगे। नीचे भी लोग सोचेंगे कि वो लूट सकता है तो मैं क्यों नहीं लूट सकता। तो ये सारा सिलसिला फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता है। और वो जो बॉटम में बैठा होता है वो कहता है कि जनाब जिन हम मेहनत करते रहे, पसीना बहाते रहे, हमें वो कुछ वो नेमतें नहीं मिलती जो उन लोगों को मिल जाती है जो जिनका ना पसीना बहता है, जिनका लहू बहता है। वो आराम से हुक्मरान बनते हैं, लूट मार के चलते बनते हैं। ये सोच किसने पैदा की है कि सारे हुक्मरान लुटेरे हैं, सारे सियासतदान लुटेरे हैं? तो फिर जो नीचे लोग हैं
वो भी फिर ये सोचते हैं कि हम भी ये काम करें, ये जो अमीर है ये को आसमान से उतरे हैं, तो गरीब ये समझता है कि वो भी अपना उसका जो हक है उसे नहीं मिल रहा। तो जब माशरे में इस किस्म की तफरीक हो, यानी लोग ये समझ रहे हो कि जो उनका राइट है वो उन्हें नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जराइम की जानब जाते हैं। और ये सारा मामला रियासत की या गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी थ्योरी है कि जब वसाइल जितने भी हो स्टेट के, अगर वो सही तरह तकसीम नहीं होते तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अब दूसरी थ्योरी ये है कि इंसानों की तरबियत या तो मजहब करता है या फिर उसका कल्चर करता है। यानी हम ये भाषण देते रहे कि जी इंसान साजी करें, तो ये कैसे हो सकता है? तो इंसान साजी के लिए जरूरी है कि आप या हमारे कौम के जो भी दानश्वर है वो कम से कम कौम से सच बोले। ये बार जब भी कोई वाकया होता है, वो जी जहालत है, तालीम नहीं है और वो फलाना है, भाई तालीम जहां वहां भी ये कुछ हो रहा है। और इसका ताल्लुक जहालत से बिल्कुल नहीं है कि जी एक बंदा यानी उसको पता नहीं था तो जुर्म की तरफ चल पड़ा, ऐसा नहीं है। वो उसकी वो देखता है। आज तो दुनिया बदल गई है, हम कोई जंगलों के दौर में रहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए, अपने बहुत बहुत ख्याल है। ये सबसे दिल तोड़ देने वाली बात है। आपका दिल नहीं टूटा सदाकत साहब ये सारी बातें गुफ्तगू सुन के? इतने इंडिपेंडेंट लोगों ने, जर्नलिस्ट ने, जो पॉलिटिशियन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, हमारे रिपोर्टर वो भी नहीं थे, भट्टी साहब भी नहीं, लेकिन आप का दिल नहीं खराब हुआ इस सारी डेवलपमेंट से कि पंजाब में तबाही फिरी हुई है? जी मुझे बहुत दिल टूटा आपकी बातों से कि आपको एक आईजी साहब के और सीसीपीओ साहब की नीयत पे और उनकी वफादारी पे आपको शक नहीं है, लेकिन इमरान खान जो इस पूरी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद बने हुए और इस पूरे निज़ाम से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक करें, आप भी उनकी नीयत पे और उनकी अप्रोच पे आपको शक हो गया। बहरहाल आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि शुएब दस्तगीर साहब के बारे में ये बात मशहूर थी कि बड़े ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इमरान खान जो चाहते हैं इस मुल्क को रिफॉर्म करना, पूरे निज़ाम को रिफॉर्म करना, अगर किसी जगह पे किसी जगह पे भी किसी पॉइंट पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा, वो कोई वजीर है, मुशीर है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, फेडरेशन में है या सूबे में है, वो उसको मेरा ख्याल है कि वो काम नहीं कर सकता। हमारे लिए कोई अफसर, कोई वजीर मैटर नहीं करता, कौम मैटर करती है, रिफॉर्म मैटर करता है, हमारा विजन, हमारी जो अप्रोच है, जहां हमने जाना है, इस कौम को ले जाना है, वो मैटर करता है। इसलिए इसको हम समझते हैं कि ये एक राइट डायरेक्शन में है। वज़ीर आज़म ईमानदार और सादक और अमीन चाहिए, लेकिन पुलिस अफसरान नहीं। पुलिस अफसर वो चाहिए जो सियासी एजेंडे की तकमील कर सके। अब इससे ज्यादा हुक्मरान जमात और क्या खुलकर कह सकती है? यानी ईमानदारी के जुमला हकूक सिर्फ जनाब वज़ीर आज़म के पास है और एक अच्छी शोहरत के हामिल आईजी को इस बात पर तब्दील कर दिया जाता है कि वो एजेंडा पूरा नहीं कर सकता या एजेंडे पर पूरा नहीं उतरता, तो उसकी ईमानदारी किस बात की? जब यही बात दूसरे लोग कहते हैं कि असल मसला गवर्नेंस का, डिलीवरेंस का और काबिलियत का है, सिर्फ ईमानदारी का नहीं, तो उस पर एतराज किया जाता है कि मुखालफत कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो स्टैंडर्ड या पैमाना खुद खान साहब ने अपने लिए सेट कर रखा है कि वो एक ईमानदारी के ओहदे पर बैठे हुए हैं, कि वो ईमानदार, सादिक और अमीन है, अदालत ने उन्हें सर्टिफिकेट दे रखा है, इसलिए उन्हें मुल्क की सरबराही करने का हक है, तो फिर दूसरों के इस पैमाने पर तोलने में क्या कबाहत है? तो एक तरफ तो यह तस्लीम किया जाता है कि बंदा वाकई ईमानदार था, अच्छी शोहरत वाला पुलिस अफसर था, तो दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि एजेंडा पूरा नहीं कर सकता था। तो उससे बड़ा तजाद और क्या हो सकता है? इसे तो खुला तजाद कहते हैं। गोया यह भी मान लिया गया कि असल पैमाना कारकर्दगी और परफॉर्मेंस होता है। अगर आप वो फर्ज पूरा नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते जिस काम के लिए आपको लाया गया है या आपका इंतखाब किया गया है, तो फिर ईमानदारी के दावे किस काम के? यही है कि वहाँ से जो मुसद्दका इतलात आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के कैंप से, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इफेक्टिवली पॉलिसीज और जो भी पोस्चर है, जो भी सियासी प्लानिंग है, अपने हाथ में कर ली है और उन्होंने कहा कि अब जो मेरी पॉलिसी होगी वही मुस्लिम लीग नून की होगी। मियां नवाज शरीफ साहब को जो रहते मैंने दिलवानी थी इलाज के बहाने और इलाज के लिए, वो मैं दिलवा चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मरियम नवाज जो है उनको पाकिस्तान से बाहर जाना है, अगर अपने वालिद के पास
और सियासत से दस्तबरदारी करनी है इन लोगों ने, तो फिर चले जाएं, इससे अलावा इनका कोई रोल नहीं है। अब पॉलिसियाँ मैं कराऊंगा। और सबसे बड़ा यह है कि ये अपने बेटे हमजा शहबाज जो जेल में है उनको मिलने गए हैं 3 दिन पहले, उनकी तबीयत का हाल चाल पूछने और वैसे मिलने, तो उनको ये इन्होंने यहाँ जो हमारे ज़राए ने बताया कि कहा कि हमजा शहबाज साहब बुरा वक़्त गुजर गया है, अगर जल्द ही आपको भी आपके ताया के नक्शे कदम पर चलते हुए इलाज मुआवजे के लिए आपको पहले अस्पताल और फिर अस्पताल से घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यानी वो रहते मिल रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 90 MPs पंजाब असम्बली के 90 से लेके 110 तक जो है वो मेरे साथ हैं और 50 से 60 MNA मेरे साथ है 84 में से। तो वो कहते हैं कि पार्टी अब जो है ना वो पॉलिसी होगी जो शहबाज शरीफ और उनके साथियों की होगी और इसी पर अमल करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमने FATF जो है या ये FATF जो भी वो उसमें भी कोई रुकावट नहीं डालनी और अपनी सियासत करनी है। अलबत्ता अंदर के जो लोग हैं राजदान वो कहते हैं कि कई जो चाइनीज़ कंपनीज हैं और टर्की की कंपनियां और कई मुल्कों से उनके जो एडवांस चेक्स इन्होंने लिए हुए हैं उनके भी फोटो कापियां जो है ना काम कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, यानी कहाँ की खबर कहाँ मिला के। तो लगता यूं है कि दोस्तों को आजकल खबरों की किल्लत है। वैसे तो मार्केट में खबरों की बहुतात है, लेकिन चूंकि खबरें उन्हें चाहिए होती है शरीफ फैमिली के हवाले से, तो उनकी लगता किल्लत है। या तो फिर वो लोग नाराज हो गए जो खबरें फराहम करते थे, या अब वो हमारे दोस्तों से खबरें छुपा रहे हैं। वरना तो हमारे दोस्त माशाल्लाह इनके बारे में मैं कहता हूं कि बेडरूम की दीवारों से कान लगाकर खबरें निकाल लिया करते हैं। तो बहुत सी खबरें इससे पहले भी उन्होंने बेडरूम के अंदर से फराहम की, ये हो रहा है वो हो रहा है, फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तगड़े हो गए हैं, उन्हें रिलीफ मिल रहा है, वो अपने बेटे से मिले हैं और उन्होंने जाके हमजा शहबाज को कहा कि फिक्र न कर, बस तू अब बाहर निकलने वाला है। तो ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो शहबाज शरीफ की अपनी बीवी और बेटी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, तो ये कौन सा रिलीफ है? तो ये बात समझ में नहीं आई। और तीसरी बात घूम फिर के वही, यानी एक तरफ हुकूमत से सेटिंग हो गई या किसी और से हो गई तो रिलीफ मिल रहा है, दूसरा नया ग्रुप बना रहे हैं, तीसरा मुस्लिम लीग नून टूट रही है, चौथा ये करप्शन के सबूत भी मिल गए हैं। यानी समझ नहीं आ रही कि वो कहते हैं समझ नहीं आ रही आप किसकी तरफ है। तो यही सूरत हाल है कि इस पूरे को आप अगर दोबारा देखेंगे तो पता नहीं कहां से तान चली और कहां टूटी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा।